हेलो, मैं है शाहिदुल। हमने पिछले वीडियो में बात की थी सेंटर ऑफ मास के बारे में। हम उसी सेंटर ऑफ मास का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो JEE एंड नीट लेवल का होगा। सेंटर ऑफ मास, हमने ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास का बारे में होता क्या था वो हमने बताया था। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पोजीशन है, कोई भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा पोजीशन है, हम ये कह सकते हैं जब उस पोजीशन में उस ऑब्जेक्ट का पूरा मास कंसंट्रेट होकर रहता है, उसी को हमने सेंटर ऑफ मास कहते हैं। और हमने सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला भी निकाला था। द RCM इज इक्वल टू होता था समेशन ऑफ MI/RI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ MI। ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया था। ये अपना सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला था। यहाँ से हमने एक्सियम का भी सेंटर ऑफ मास निकाला था। एक्सियम इज इक्वल टू क्या था, समेशन ऑफ MI/XI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ MI। यहाँ पर जो I का जो लिमिट था वो 1 to n था। सिमिलरली YCM का भी निकाला था। YCM इज इक्वल टू क्या था, द समेशन ऑफ MI/YI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ MI। सिमिलरली ZCM का भी निकाला था, इज इक्वल टू वो था समेशन ऑफ MI/ZI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ MI। और हमारा जो सेंटर ऑफ मास का जो फाइनल वेक्टर था RCM, वो अपना ऐसे था, RCM इज इक्वल टू क्या था, XCM I कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM K कैप। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। और हमने ये भी पढ़ लिया था जो हमारा जो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/मास। मतलब जिसका मास हेवी होगा उसके पास जाकर सेंटर ऑफ मास होगा। मान लेते यहाँ पर हमारा एक मास है, यहाँ पर दूसरा मास है। इसका अगर 10 kg है इसका मास और इसका क्या है 5 kg है, तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो 10 kg के पास होगा। मतलब 10 kg से सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है वो कम होगा। मतलब R इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। और यहाँ से हमारा ये आया था जो M इंटू R इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉन्स्टेंट आया था। ये हमने ऑलरेडी पहले वीडियो में पढ़ लिया था। और यहाँ से हम क्या किया था, द M1/R1 क्योंकि कॉन्स्टेंट है, तो अगर कॉन्स्टेंट है तो M1/R1 का वैल्यू जितना आएगा M2/R2 का वैल्यू भी उतना आएगा। ऐसे करके M3/R3 का वैल्यू भी इतना आएगा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। तो अब हम क्या करेंगे, इस कंसेप्ट से जितना भी हमने पिछले इस स्लाइड में पढ़ा, मतलब जो इस स्लाइड में हमने जितना भी फार्मूला वगैरह हमने पढ़ा, जितना भी कंसेप्ट पढ़ा, उसी कंसेप्ट से या उसी प्रॉब्लम से हम क्या करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहला जो प्रॉब्लम है, हम मान लेते हैं हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसका साइड हम मान लेते हैं 2 मीटर। ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका साइड कितना है 2 मीटर। और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर वर्टेक्स में मास है। क्या है, मास है। तो मान लेते हैं कौन कौन सा मास है, जो ए मान लेते 2 kg, ए मान लेते 3 kg और ए मान लेते हैं 4 kg। अब इस सिस्टम का हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो इस सिस्टम का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमने पहले ही बोला था, जो सेंटर ऑफ मास निकालने का जो फर्स्ट जो प्रोसेस है, आपको क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन डिसाइड करना पड़ेगा। जो इसको ओरिजिन करो, इसका ओरिजिन करो, जो मर्जी है वो आप करो। हम हमेशा ओरिजिन वही डिसाइड करेंगे जो सबसे क्या होगा, ईजी होगा। मतलब हमारे लिए जो जिसको ओरिजिन लेना सबसे आसान होगा उसको हम ओरिजिन कंसिडर करेंगे। और उसके बाद इसको प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, 2 kg को एज ए ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक है, इसमें मास है 2 kg। ए क्या है भाई, 0 0, मतलब x का वैल्यू भी इधर 0 है, y का वैल्यू भी इधर 0 है। तो ओरिजिन हमने डिसाइड कर लिया, ये अपना x एक्सिस है और ये अपना y एक्सिस है। तो ओरिजिन डिसाइड होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हर मास का क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट
निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2 के जगह हमने ओरिजिन ले लिया तो इसका ओरिजिन होगा 0 0, हमें सबको पता है। और ये जो मास है, और हमको ये पता है जो इस साइड का जो लेंथ है वो 2 मीटर है, मतलब एक्स डिस्टेंस में कितना गया 2 मीटर, और वाई डिस्टेंस में ये तो गया ही नहीं, तो वाई डिस्टेंस का वैल्यू है क्या आ जाएगा 0, मतलब इसका जो ओरिजिन है पोजीशन है वो अपना 2 0 आ गया कोऑर्डिनेट। अब इसका ओरिजिन निकालना है, तो इसका ओरिजिन निकालने के लिए देखो, अगर हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, हमने क्या कर दिया, एक इसका थर्ड वर्टेक्स से हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो परपेंडिकुलर अगर हमें पता है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसमें अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, मतलब ये तो 90 डिग्री होगा ही, बाकी ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अगर दोनों इक्वल है तो फुल लेंथ कितना है भाई 2 मीटर, तो इतना कितना होगा 1 मीटर और इतना कितना होगा 1 मीटर, और ए क्या है 2 मीटर और ए भी 2 मीटर है, क्योंकि हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड बराबर है। तो सिंपल सी बात है, हमें निकालना है इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो हमें पता चल गया है 0 से ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है यहाँ तक, तो 1 आ गया, और यहाँ पर ऊपर कितना जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम क्या पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से यहाँ पर जो ए है परपेंडिकुलर है वो क्या होगा 2 स्क्वायर, वो परपेंडिकुलर हम कैसे निकालेंगे, जो y का जो y3 मान लेते तो y3 का जो पोजीशन होगा वो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर 1 स्क्वायर, दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा अपना √3। तो इसका पोजीशन भी निकल गया √3। एक सेकंड सॉरी, उसका पोजीशन हमें क्या निकल गया √3। तो हमने क्या किया, तीनों का जो मास था, एक सेकंड सॉरी, हमारे पास जो तीनों का मास था, तीनों का मास का जो पोजीशन था वो हमने निकाल लिया, अरे सॉरी, तीनों का मास हमने निकाला। तो मास निकालने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्राइंगल है तो इसका एक बार एक्स से हम निकालना पड़ेगा, दूसरा वाई से हम निकालना पड़ेगा। तो एक्स से हम इजिकल टू क्या होगा, जो हमें पता है एक्स का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ mi xi डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ mi, मतलब इसको और थोड़ा डिटेल्स में लिख लेता हूँ, क्या आ जाएगा m1 x1 प्लस m2, समेशन का अगर तोड़ देते हैं हम x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा अपना m1 प्लस m2 प्लस m3। ये अगर अब हम पूरा वैल्यू पुट करेंगे, इसको अगर m1 मान लेते हैं, m1 का वैल्यू कितना है 2, इसका x पोजीशन कितना है 0, प्लस इसका m2 कितना है भाई 4 kg, x का पोजीशन कितना है 2, प्लस m3 कितना है भाई 3 kg, x का पोजीशन कितना है इंटू 1, डिवाइडेड बाय टोटल मास, मतलब 2 प्लस 4 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 3 11 डिवाइडेड बाय अगर कितना आ जाएगा 2 4 7 9, तो 11 डिवाइडेड बाय 9, मतलब अपना एक्सियम तो यहाँ से निकल गया, एक्सियम इजिकल टू कितना आ गया 11 डिवाइडेड बाय 9 मीटर। तो एक्सियम निकालने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, वाईसियम निकालना पड़ेगा। तो वाईसियम निकालता है, सिमिलरली वाईसियम का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, जो वाईसियम इजिकल टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3, और नीचे क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। तब पोजीशन m1 का वैल्यू कितना है भाई 2 इंटू y1 का पोजीशन 0, जहाँ पर हमने लिया था, जो m1 का वैल्यू 2 है, y1 का वैल्यू कितना है 0, m2 का वैल्यू कितना है 4, y2 का वैल्यू कितना है 0, तो ये भी अपना आएगा, प्लस m2 का वैल्यू है अपना 4 इंटू y2 का वैल्यू कितना है 0, प्लस m3 का वैल्यू कितना है 3 इंटू y3 का वैल्यू कितना है √3 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4, मतलब 9, सॉरी 9 या 11, एक सेकंड,
तो 2 + 3 5 + 4 9, तो यहाँ पर अपना कितना आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 √3 डिवाइडेड बाई 9, 3 3 यहाँ पर आ जाएगा कैंसिल, तो नीचे रह जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 3, और इसको अगर हम सोल्व करें तो कितना आ जाएगा 1/√3। तो ये अपना YCM का वैल्यू भी आ गया। अगर आपको RCM का वैल्यू निकालना है तो सिंपल आप क्या करोगे, या पहले XCM, X का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट और Y सेंटर ऑफ मास का Y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, X कोऑर्डिनेट अपना आया 11 डिवाइडेड बाई 9 इंटू YCM का कितना आ गया, YCM का कोऑर्डिनेट आ गया कितना 1/√3। ये गया आपका XCM और YCM, मतलब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। तो ये आपका पहला प्रॉब्लम हो गया। तो अब दूसरा प्रॉब्लम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो दूसरा प्रॉब्लम कौन सा है, जो मान लेते हैं कि हमारा पास मास है, एक 2 kg है, एक मास है और एक मास है, ठीक है। ये 2 kg है और ये कितना है भाई 4 kg है। अब हमारा प्रॉब्लम ये है जो हमने क्या किया, जो 4 kg को मान लेते 2 kg को लेफ्ट की तरफ 8 मीटर शिफ्ट कर दिया। 2 kg को लेफ्ट की तरफ 8 मीटर शिफ्ट करने के बाद सेंटर ऑफ मास अभी जहाँ पर है, यहाँ पर ही रहने के बाद यहाँ पे रहने के लिए 4 kg को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम अगर मतलब डिटेल में समझें तो बात ये है आपका, हमने क्या किया, पहले 2 kg जो मास था वो इधर था, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस 2 kg को 8 मीटर शिफ्ट कर दिया, कितना 8 मीटर। ये कौन सा मास है 2 kg, और यहाँ से अपना यहाँ पर 4 kg था, तो 4 kg को अब कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, 4 kg को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, जो इसका जो सेंटर ऑफ मास मान लेते पहले अगर इधर था इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, तो 2 kg शिफ्ट कर 8 मीटर कर लिया, तो 4 kg को कितना मीटर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो सेंटर ऑफ मास पहले जहाँ पर था उधर ही था, उधर ही रह जाए। तो ये वाला अपना प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 kg तो पहले इधर था, लेकिन अब हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया 8 मीटर। 4 kg पहले इधर था, अब हमने इसको कितना शिफ्ट कर दिया, जो सेंटर ऑफ मास पहले इधर था, अब हम मान लेते हैं जो सेंटर ऑफ मास का यहाँ पर ही रहने के लिए हमें 4 kg को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन आपका ऐसा है, फाइंड, अगर हम प्रॉब्लम को लिखें, तो अगर हमने प्रॉब्लम को लिखा है तो फाइंड ऐसे लिखते हैं, जो इफ 2 kg is shifted left 8 meter, then find the distance, or find the distance of 4 kg find the distance of 4 shifted if CM is at rest। CM जहाँ पर था उधर ही रहे, तो सेंटर ऑफ मास जहाँ पर था उधर ही रहने के लिए हमें इस 4 kg को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा वो हमें पता नहीं है। तो मान लेते हैं इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस पहले था वो R था, और हमने 4 kg को कितना डिस्टेंस शिफ्ट किया वो हमें नहीं पता, तो उसको मान लेते हैं हम X। तो X का वैल्यू हमें निकालना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सिंपल एक मेथड यूज़ करेंगे, वो था अपना फॉर्मूला जो M1R1 = M2R2। कैसे यूज़ करेंगे अभी देखते हैं, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो पहली बात, सेंटर ऑफ मास तो जहाँ पर था पहले जहाँ पर था अब भी उधर है,
तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, मान लेते हैं यहाँ से 2 kg से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है r1 और 4 kg से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है r2। तो पहला केस हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जब पहला केस फर्स्ट केस हमें पता था जो m1 r1 इज इक्वल टू कितना है m2 r2, ये हमें पता है। m1 कितना है भाई 2 kg, r1 कितना है, r1 का वैल्यू पता नहीं, r1 ही है। m2 कितना है 4, r2 का वैल्यू भी हमें नहीं पता, तो ये 2 यहाँ पर चला जाएगा, 2 आ जाएगा। तो r1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r2, r1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2r2, ये अपने इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास जहाँ पर पहले 2 kg था, यहाँ पर अपना 2 kg पहले था, अब हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो सेंटर ऑफ मास तो इधर ही है। तो सेंटर ऑफ मास अगर इधर है तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले तो 8 प्लस कितना आ जाएगा r1, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 8 है और यहाँ का डिस्टेंस कितना है r1 है, तो यह डिस्टेंस कितना आ जाएगा r1। ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा भाई, ये तो यहाँ से तो r2 ही है और यहाँ से यह कितना है भाई x है, तो टोटल डिस्टेंस अपना कितना आ जाएगा यहाँ से यहाँ r2 प्लस x, r2 प्लस x, ये डिस्टेंस आ गया। तो सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल वही वाला फॉर्मूला, कौन सा वाला, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। m1 r1, m1 का वैल्यू कितना है 2, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितना है भाई 8 प्लस r1, 8 प्लस r1, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है 8 है, इज इक्वल टू m2 का वैल्यू कितना है भाई 4, और ये सेंटर ऑफ m2 मतलब 4 kg, सेंटर ऑफ मास से कितना डिस्टेंस है x प्लस r2, x प्लस r2, ये आ गया। तो 2 इसके साथ आप मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 16 प्लस 2 r1 आ जाएंगे, मतलब यहाँ पर अपना कितना आ जाएगा 16, 8 हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 प्लस 2 r1 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी अगर हमने मल्टीप्लाई करें तो 16 प्लस r1 है 2r1 इज इक्वल टू 4x प्लस 4r2, यहाँ पर कितना आ जाएगा अपना 4x प्लस 4r2। और हमें पता है जो r1 था ना, r1 इज इक्वल टू क्या था 2r2 था, तो r1 के जगह 2r2 अगर हमने पुट कर दिया तो 16 प्लस r1 के जगह कितना 2r2, तो कितना आ जाएगा 4r2 इज इक्वल टू 4x प्लस यहाँ पर कितना 4r2, 4r2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 मीटर, 4 मीटर। मतलब यहाँ से हमें ये प्रॉब्लम मिल गया है कि अगर हमने 2 kg को 8 मीटर शिफ्ट किया तो 4 kg को क्या कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, हमें 4 मीटर शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ से हमें पता चला। ये सब प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई और नीट लेवल के लिए। तो ये है गया अपना फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका सॉल्व करने का सिंपल सा दूसरा प्रॉब्लम भी, दूसरा प्रोसेस मेथड भी था, वो बहुत इजी था। जैसे मान लेते हैं दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो हमारा जो मास था कितना था 2 इंटू m1 का वैल्यू कितना था 2, ये वाला इधर करें, मतलब यहाँ पर m1 को हमने कितना शिफ्ट किया 2 kg, अब m2 को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा वो हमें निकालना है। तो उसका जो दूसरा मेथड है, सिंपल सा मेथड है, वो है 2 कितना शिफ्ट किया 2 kg को कितना शिफ्ट किया 8 मीटर इज इक्वल टू 4 kg को कितना शिफ्ट किया हमने x मीटर। तो सिंपल ये कितना बढ़ जाएगा, यहाँ पर 4 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, तो 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x। तो इस प्रोसेस से भी हम इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, मतलब x को कितना मीटर शिफ्ट करना पड़ेगा 4 मीटर। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये वाला मेथड जो है ना, ये तभी हम यूज़ कर सकते हैं जब क्या होगा सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहाँ पर होगा रेस्ट पे, ये कहाँ पर होगा रेस्ट पे। मतलब अगर आपका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तभी वाला ये सिंपल फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं।
तो और अगर बात करें तो और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है जेईई नीट लेवल का। जैसे इसे मान लेते हैं हमारे पास मास है, 2 मास है, ये 1 kg और यहाँ पर है 2 kg। अब हमने क्या किया, इस 2 kg को हमने शिफ्ट कर दिया 10 मीटर। 2 kg को हमने शिफ्ट कर दिया कितना, 10 मीटर। और इन दोनों का ऑब्वियसली एक सेंटर ऑफ मास तो होगा, मान लेते हैं यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास इन दोनों का। तो 1 kg को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा जो सेंटर ऑफ मास यहाँ से 2 मीटर राइट में चला जाए। कितना मीटर राइट में चला जाए। मैं प्रॉब्लम फिर से बोल रहा हूँ, जब हमारे पास 2 मास था, एक 1 kg, दूसरा क्या था 2 kg। अब 2 kg को हमने 10 मीटर शिफ्ट कर दिया राइट वर्ड्स टू द राइट वर्ड्स। तो 1 kg को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा जब इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पर हो जाए, ओरिजिनल पोजीशन से 2 मीटर राइट में चले जाए। तो इस तरह का प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं, तो पहले प्रॉब्लम लिखते हैं ऐसे, जो 2 particles 1 kg and 2 kg, 2 particles 1 kg and 2 kg lie on the same line. One kg and 2 kg lie in the same line. If 2 kg is displaced, if 2 kg is displaced 10 meter towards rightwards, 2 kg is displaced 10 meter towards rightwards, then what distance then what distance 1 kg to be shifted so that center of mass get displaced by 2 meter rightwards. मीटर राइटवर्ड्स। तो 2 kg को हमने 10 मीटर शिफ्ट कर दिया, तो 1 kg को कितना मीटर शिफ्ट करना पड़ेगा तो सेंटर ऑफ मास 2 kg राइट पे चला जाए। तो इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले हमें तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, और वो कॉमन सेंस ये है, ऐसा नहीं है जे 2 kg को 10 मीटर शिफ्ट कर दिया और सेंटर ऑफ मास भी राइट शिफ्ट हो गया, तो हमारा जो 1 kg को इसको लाइट या इसी जगह पे रहेगा। 1 kg को कहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा, लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। कितना शिफ्ट करना पड़ेगा वही हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले तो मान लेते हैं यहाँ पर, मतलब डायग्राम फिर से बनाएं, तो यहाँ पर अपना क्या था 1 kg था, यहाँ पर अपना कितना था 2 kg था, ये है 2 kg, ये था 1 kg, दोनों कनेक्टेड था बाय थिन रॉड हमने मान लिया था। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर था, यहाँ पर था। अब हमने क्या किया, 2 kg पहले इधर था और सेंटर ऑफ मास कहाँ पर था, इधर था। 1 kg पहले कहाँ था, इधर था। तो ये वाला डिस्टेंस हम R1 मान लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस अपना कितना हो जाएगा R2 मान लेते हैं। तो अब हमने क्या किया, इसको हमने 10 मीटर शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, 10 मीटर, सॉरी ये तो 2 kg है 2 kg है, लेकिन हमने शिफ्ट कितना कर दिया 10 मीटर। ओके, सेंटर ऑफ मास पहले इधर था C, और ए भी शिफ्ट हो गया यहाँ पर, मान लेते हैं कितना शिफ्ट होगा, AC प्राइम है, कितना शिफ्ट होगा
2 मीटर। तो यहाँ पर पहले 1 kg था, अब 1 kg को भी शिफ्ट करना पड़ेगा, कितना शिफ्ट करना पड़ेगा वो तो हमें पता ही नहीं है। ये 1 kg है, तो इसको मान लेते हैं हमने 1 kg को कितना मान लिया, x मीटर शिफ्ट कर दिया। और पहले 2 kg इधर था, देखना इधर सेंटर ऑफ मास भी क्या है, 2 मीटर शिफ्ट हो गया। तो यहाँ से हमने सीधा जो डायरेक्टली लगाया था वो वाला फॉर्मूला तो यहाँ पर यूज हम नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। तो सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पर है तो नया सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस m1 से कितना डिस्टेंस पे कैलकुलेट करें, पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से r1, और यहाँ से यहाँ तक कितना 2 मीटर। तो पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा भाई, x प्लस r1 प्लस 2 मीटर, x प्लस r1 प्लस 2 मीटर, ये हो गया अपना। ये तो न्यू सेंटर ऑफ मास है, m1 का डिस्टेंस आ गया। तो न्यू सेंटर ऑफ मास से m2 का डिस्टेंस कितना होगा भाई, जो पहले यहाँ से यहाँ तक r2 था पूरा, यहाँ से यहाँ कितना था भाई r2, लेकिन सेंटर ऑफ मास पहले जहाँ पर था वहाँ से तो हमने 2 मीटर शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, ऑब्वियसली r2 माइनस 2 होगा, यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा r2 माइनस 2, और यहाँ से यहाँ कितना 10 मीटर। तो अपना डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा r2 माइनस 2 प्लस 10। एक इसका डिस्टेंस होगा, m2 का डिस्टेंस होगा न्यू सेंटर ऑफ मास से। ये डिस्टेंस कितना होगा, m2 का डिस्टेंस, किसका m2 मतलब इसका डिस्टेंस कहाँ से, न्यू सेंटर ऑफ मास से कितना डिस्टेंस है वो हमारा निकल गया। तो अब हम सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले इसके लिए केस 1 के लिए, उसके बाद केस 2 के लिए। तो केस 1 में अपना क्या आ गया, अगर हम सिंपल से बताएं तो केस 1 में क्या आ गया अपना सिंपल फॉर्मूला, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। m1 का वैल्यू 1 था इंटू r1 का वैल्यू r2 था, m2 का वैल्यू 2 था इंटू r1 का वैल्यू r2 का वैल्यू r2 था। तो r1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2 r2 आ गया फर्स्ट केस, ये वाला फॉर्मूला। केस सेकंड में हम क्या करेंगे, सीधा वहाँ पर भी यही फॉर्मूला करेंगे, m1 का वैल्यू कितना है 1। तो 1 से मतलब m1 से न्यू सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है, ये वाला x प्लस r1 प्लस 2। तो ये क्या आ जाएगा x प्लस r1 प्लस 2 आ गया। उसके बाद m2 का वैल्यू कितना है भाई 2 है, और m2 न्यू सेंटर ऑफ मास से कितना डिस्टेंस पे है, यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया r2 माइनस 2 प्लस 10, मतलब सिंपल सा बात बता r2 प्लस 8 कितना आ जाएगा r2 माइनस 2 प्लस 10 आ गया अपना। यहाँ पर अगर हम करें x प्लस r1 इज इक्वल टू कितना है 2r2 है, पुट कर देते हैं प्लस 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू r2 मतलब 2r2 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस प्लस 8, तो 8 इंटू 2 कितना आ जाएगा 16 r2 क्या आ जाएगा कैंसिल। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना, ये 2 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, सिंपल क्या आ जाएगा 14 मीटर। तो ये आ गया अपना डिस्टेंस। तो ऐसे हमने ये मिला, अगर हमने 2 kg को हमने क्या किया 10 मीटर डिस्प्लेस किया और सेंटर ऑफ मास 2 मीटर राइट में डिस्प्लेस हुआ, तो 1 kg को कितना 14 मीटर डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो ये सब जो प्रॉब्लम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए जेई और नीट में इस तरह का प्रॉब्लम बहुत बार आए हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आगे और भी हम जेई और नीट का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इसी कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।